विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम कंपनी के प्रकार के बारे में जानेंगे। कंपनी के प्रकार यह आपको इस डायग्राम के द्वारा दिखाए गए हैं। देखिए, पहला है विशेष कानून के द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनी। सेकंड है सदस्य संख्या की दृष्टि से कंपनी। तीसरा है वर्चस्व की दृष्टि से और चौथा है पंजीकरण के स्थान की दृष्टि से। तो अभी हम एक एक करके सभी के प्रकार जानेंगे। पहला है विशेष कानून के द्वारा अस्तित्व में आने वाली कंपनी। संसद या विधानसभा के विशेष कानून द्वारा अस्तित्व में आती है। उदाहरण के तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये एक विशेष कानून के द्वारा अस्तित्व में आई हुई कंपनियां हैं। इसके लिए एक विशेष कानून पारित किया जाता है। सेकंड है सदस्य संख्या की दृष्टि से। अब इसमें सदस्य होते हैं तो संख्या की दृष्टि से भी कंपनी का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है सार्वजनिक कंपनी। कंपनी अधिनियम के अनुसार जो कंपनी निजी कंपनी नहीं है वह कौन सी कंपनी कहलाती है? सार्वजनिक कंपनी, जिसमें कम से कम 7 सदस्य आवश्यक होते हैं और अधिकतम संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन 7 सदस्य का होना अनिवार्य है। यह कंपनी उसके अंश तथा डिबेंचर खरीदने के लिए सार्वजनिक जनता को आमंत्रण देती है। अंश के हस्तांतरण पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और सदस्यों के दायित्व के आधार पर सार्वजनिक कंपनी के 3 प्रकार हैं। पहला है अंश पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनी। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए कंपनी के अंशों के प्रत्यक्ष मूल्य तक ही सीमित रहता है। इस कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लगाना होता है? लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है। आपने कई कंपनियों के नाम सुने होंगे जिसके आगे लिमिटेड शब्द लिखा होता है। सेकंड है गारंटी से सीमित दायित्व वाली कंपनी। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की रकम तक ही सीमित होता है। कंपनी के विसर्जन होने की परिस्थिति में सदस्य को दी गई गारंटी की रकम का भुगतान करना पड़ता है। थर्ड है असीमित दायित्व वाली कंपनी। इस प्रकार की कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, मतलब अनलिमिटेड होता है। कंपनी की संपत्ति के मूल्य से यदि ऋण ज़्यादा हो जाता है तो सदस्य निजी रूप से उत्तरदायी बनते हैं। कंपनी की विसर्जन होने की कंडीशन में सदस्यों को अपनी निजी संपत्ति में से भी हिस्सा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनका दायित्व कैसा होता है? असीमित। गारंटी वाले में क्या होता है कि गारंटी दी जाती है, जितनी गारंटी दी जाती है उतनी रकम का भुगतान कर दिया जाता है। इसमें है अंश पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनी। अंश पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनी में कंपनी के अंशों का जो प्रत्यक्ष मूल्य होता है वही तक सीमित रहता है। अभी आप देखोगे निजी कंपनी। निजी कंपनी अर्थात ऐसी कंपनी की जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 200 तक सीमित होती है। निजी कंपनी के अंश के स्थानांतरण पर नियंत्रण होता है। वह सार्वजनिक जनता को अपने अंश या डिबेंचर खरीदने का आमंत्रण नहीं दे सकती है। निजी कंपनी के सदस्यों के दायित्व की दृष्टि से 3 प्रकार है। इसके भी कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार। पहला है सीमित दायित्व वाली कंपनी। यहाँ सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की प्रत्यक्ष कीमत तक ही सीमित होता है। सीमित दायित्व वाली कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। सेकंड है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की रकम तक ही सीमित होता है। विसर्जन की कंडीशन में सदस्य द्वारा दी गई गारंटी की रकम चुकानी पड़ती है। कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट शब्द तो लिखना ही पड़ता है। थर्ड है असीमित दायित्व वाली कंपनी। कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। कंपनी की संपत्तियों के मूल्य से यदि ऋण ज़्यादा हो जाए तो सदस्य निजी रूप से उत्तरदायी होते हैं। कंपनी के विसर्जन की परिस्थिति में सदस्यों को उनकी निजी संपत्ति में से हिस्सा देना पड़ता है।
इस कंपनी को अपने नाम में प्राइवेट शब्द लिखना पड़ता है। अब है तीसरा प्रकार, उसका नाम है एक व्यक्ति की कंपनी, मतलब 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति की कंपनी अर्थात ऐसी कंपनी जिसमें एक व्यक्ति सदस्य के रूप में होता है। एक व्यक्ति की निजी कंपनी में जो संचालक हो ऐसे एक सदस्य के साथ अनुबंध कर सकती है। एक व्यक्ति की कंपनी में ऐसे व्यक्ति की सहमति आवश्यक है। इसके अलावा कंपनी के पंजीकरण के समय आवेदन पत्र तथा नियमन पत्र कंपनी के रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करने पड़ते हैं। एक व्यक्ति की कंपनी की रचना का प्रावधान 1956 की कंपनी धारा में नहीं था, लेकिन 2013 की कंपनी धारा के अनुसार निजी कंपनी एक व्यक्ति की कंपनी हो सकती है। तीसरा प्रकार है वर्चस्व की दृष्टि से। वर्चस्व की दृष्टि से फर्स्ट है सरकारी कंपनी। जिस कंपनी की भरपाई की गई पूंजी की कम से कम 51% पूंजी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा एक से ज़्यादा राज्य सरकारों अथवा केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्यों के साथ मिलकर धारण करती हो तो उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। जैसे अशोक होटल्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये क्या है? सरकारी कंपनियां हैं। सेकंड है शासक कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी। कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक अंश धारण करती हो तथा कंपनी के बहुमत वाले संचालकों के चयन का अधिकार रखती हो तो उसे क्या कहा जाएगा? शासक कंपनी कहा जाएगा। थर्ड है गौण कंपनी। गौण कंपनी अर्थात ऐसी कंपनी कि जिस कंपनी के 50% से अधिक अंश शासक कंपनी के पास हो तथा जिस कंपनी में बहुमत से संचालकों के चयन का अधिकार शासक कंपनी का हो उसे गौण कंपनी कहते हैं। चौथा प्रकार है पंजीकरण के स्थान की दृष्टि से। उसमें भी प्रथम है भारतीय कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी। जिस कंपनी का पंजीकरण भारत में भारतीय कंपनी धारा के अंतर्गत या संसद के द्वारा पारित किए गए विशेष कानून के अंतर्गत हुआ हो ऐसी कंपनी को हम भारतीय कंपनी कहते हैं। दूसरा है विदेशी कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी। जिस कंपनी का पंजीकरण भारत के बाहर हुआ हो, जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस जिसकी रजिस्टर्ड ऑफिस भारत में न हो और जिसका धंधे का स्थल भारत में हो उसे विदेशी कंपनी कहा जाता है। इस प्रकार ये सारे कंपनी के प्रकार बताए गए। अभी आपको देखना है कि कंपनी की स्थापना की विधि किस प्रकार है। कंपनी की स्थापना की विधि जो कि बहुत लंबी है वह अभी आप देखोगे। फर्स्ट कंडीशन है प्रवर्तन, मतलब प्रमोशन। कंपनी को अस्तित्व में लाने का विचार और उसके लिए पूर्व तैयारी अर्थात प्रवर्तन। कंपनी के प्रवर्तन के विचार पर कार्य करने वाले को प्रवर्तक कहा जाता है। इस सोपान पर प्रवर्तक को निम्नानुसार कई प्रकार से कार्य करने होते हैं। फर्स्ट कार्य है कंपनी के प्रवर्तन का विचार। भाई किसी भी कार्य को करने से पहले अपने दिमाग में विचार का आना ज़रूरी है। उससे संबंधित यदि विचार ही नहीं आएंगे तो वह कार्य संभव नहीं है। तो कंपनी के प्रवर्तन का विचार प्रवर्तक के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। किसी संशोधन को अमल में लाने के लिए अथवा नवीन वस्तु बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए कंपनी की स्थापना का विचार करता है। प्रवर्तन अर्थात प्रवर्तक की मानस संतान, मतलब कि उसने मान लिया है कि मुझे इस चीज़ को बनाना है या यह कार्य करना है, मतलब क्या कहलाती है? वह मानस संतान कहलाती है। किसकी? प्रवर्तक की। सेकेंड कंडीशन है प्राथमिक एवं विस्तृत जांच। प्रवर्तक को कंपनी की स्थापना का विचार अर्थात उसके अमलीकरण की दिशा में धंधा की व्यवहारिकता की जांच करनी पड़ती है। धंधा के लिए स्थान का चुनाव, लाभदायकता की जांच की जाती है। प्राथमिक जांच के समाप्त होने पर विस्तृत विश्लेषणात्मक जांच आवश्यक होती है।
पूंजी, कच्चा माल, मांग, साधन, सामग्री, वाहन व्यवहार की सुविधा आदि की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तीसरी कंडीशन है साधनों का एकत्रीकरण। प्रवर्तन को पूर्ण करने के लिए प्रवर्तक को भूमि, कच्चा माल, यंत्र, सेवा आदि प्राप्त करने के लिए अनुबंध करने पड़ते हैं। चौथा है वित्तीय व्यवस्था, मतलब कि वित्त की व्यवस्था करनी होती है। साधनों और संपत्तियों को एकत्र करने के लिए पूंजी कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त की जाएगी, यह विचार करना पड़ता है। नवीन स्थापित होती कंपनी अंशों द्वारा पूंजी प्राप्त करती है। दूसरी विधि है पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि। कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करके कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ते हैं। पहले तो आवेदन पत्र, कंपनी का आधारभूत दस्तावेज एवं कंपनी जिस पर कंपनी के भवन का निर्माण किया जाता है, आवेदन पत्र में निम्नलिखित कलमों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। पहला है नाम की धारा। अंशों से सीमित दायित्व वाली कंपनी को अंत में लिमिटेड शब्द लिखना पड़ता है। भारत में पंजीकृत कंपनी जैसा नाम तथा राष्ट्रहित विरुद्ध नाम नहीं लिखा जा सकता। पंजीकृत कार्यालय के पते की धारा कंपनी रजिस्ट्रार तथा आम जनता कंपनी के साथ पत्र व्यवहार कर सके तथा न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित किया जा सके, इसके लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता दर्शाना पड़ता है। तीसरा है ध्येय अथवा उद्देश्य की धारा। आवेदन पत्र की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा में दर्शाया जाता है कि कंपनी का क्या उद्देश्य है और कौन सा धंधा करेगी। जिस उद्देश्य के लिए कंपनी की स्थापना की गई है, उसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए कंपनी कार्य नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित, असीमित या गारंटी द्वारा सीमित है, इसका उल्लेख इस धारा में किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी की धारा। अधिकृत पूंजी का विभाजन निश्चित रकम के कितने अंशों में किया गया है, यह सूचित किया जाता है। फिर स्थापना की कलम। सार्वजनिक कंपनी हो तो कम से कम 7 और निजी कंपनी हो तो कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित यह निवेदन देना पड़ता है कि वे कंपनी की स्थापना करने के इच्छुक है। इसके बाद है नियमन पत्र। कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के नियमों को निश्चित करने वाला दस्तावेज है। आवेदन पत्र की सीमा में रहकर नियमन पत्र में कंपनी का संचालन करने के नियम दर्शाए जाते हैं। इसमें सदस्यों के अधिकार, अंश हफ्ता, अंश जब्ती, संचालक मंडल के अधिकार आदि नियमों का समावेश होता है। आवेदन पत्र तथा नियमन पत्र के पंजीकृत होने से ये दोनों दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज बन जाते हैं। तीसरा है संचालकों की सूची। संचालक के रूप में जो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो, उनका नाम, पता, उम्र, व्यवसाय, राष्ट्रीयता आदि दर्शाकर सूची रजिस्ट्रार के सामने पंजीकृत करवानी होती है। कंपनी के संचालकों में कम से कम एक महिला संचालक का होना आवश्यक होता है। चौथा है संचालकों की लिखित सहमति। जिसका नाम संचालक के रूप में दर्शाया गया हो, वे संचालक के रूप में काम करने के लिए तैयार है, ऐसी लिखित सहमति देनी पड़ती है। पांचवा है अन्य कंपनी के हित संबंधी निवेदन। कंपनी के संचालक, मैनेजर, सेक्रेटरी या भरपाईकर्ता का यदि अन्य कंपनी में हित संबंध हो तो इस विषय का निवेदन पंजीकृत करवाना पड़ता है। छठा है कानूनी व्यवस्थाओं के पालन का निवेदन। कंपनी पंजीकरण के लिए सभी कानूनी व्यवस्थाओं का पालन किया गया है, इसका निवेदन नियत फॉर्म में कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाना पड़ता है। उपयुक्त दस्तावेजों के साथ आवश्यक पंजीकरण
शुल्क भरा जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद यदि दस्तावेज संतोषजनक लगते हैं तो ही कंपनी की पुस्तक में पंजीकरण किया जाता है। यह विधि पूरी होने के बाद रजिस्ट्रार पंजीकरण प्रमाण पत्र देता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र में जो दिनांक दर्शित होती है, मतलब जो दिनांक दर्शाई जाती है, उसी दिन से कंपनी का प्रारंभ हुआ है ऐसा माना जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के साथ कंपनी का पहचान नंबर आवंटित करता है। यह कंपनी की पहचान होती है और इसका समावेश पंजीकरण प्रमाण पत्र में किया जाता है। कंपनी का जब तक विसर्जन न हो तब तक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज और सूचना पत्रक कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। निजी कंपनी यह विधि पूरी होने के पश्चात धंधा प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी विज्ञापन पत्र निर्गमित करके लघुत्तम की भरपाई की शर्तें पूरी करने के पश्चात अंशों का वितरण कर सकती है।